प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हैं और मोदी ने बाइडेन से लेकर मेलोनी तक तमाम देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। G20 में भारत की अहम भूमिका है और ऐसे में युद्ध से लेकर आर्थिक हालातों को लेकर G20 क्यों जरूरी है। साथ ही ये रिपोर्ट है कि G20 देशों में भारत की जीडीपी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली जीडीपी है। तो ऐसे में भारत कितना जरूरी है और दुनिया की ग्रोथ के लिए भारत की क्या अहमियत है, कितना महत्वपूर्ण भारत दुनिया के लिए है। मोदी की शी जिनपिंग की मुलाकात पर क्या बड़ी बातें हो सकती हैं। दुनिया में युद्ध के बादलों के G20 कैसे कम करेगा, अब ये भी इस चर्चा का विषय है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन G20 में क्या कुछ घट रहा है इस समय, क्या घटनाक्रम G20 का ब्राजील में हो रहा है। तो पीएम मोदी का जादू G20 में पूरे तरीके से छाया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्णता इस मामले को लेकर भी आप आंक सकते हैं कि G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अहमियत G20 देशों के लिए कितनी ज्यादा अहम है और वो इसलिए भी क्योंकि लगातार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो G20 में शामिल सभी देशों से ज्यादा गति के साथ बढ़ रही है। तो विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मदीप जी आपका जनतंत्र टीवी पर। ब्रह्मदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर आपका। किस तरीके से आप देखते हैं G20 के इस शिखर सम्मेलन को जो ब्राजील में आयोजित हो रहा है, क्योंकि भारत के लिए क्या मायने आप देखते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए भी भारत की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दूसरे देशों की नजरों में ज्यादा हो जाती है। देखिए G20 बहुत बड़ा मंच है, संस्कृति की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से। तो G20 जो है उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और फिर जब आप भारत की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उस पर एक मजबूत सरकार, तो ये जो सारी चीजें जब समाहित होती है तो भारत बुलंदी के साथ, भारत बहुत मजबूत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है। देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उठाता है, वहां पर उनकी आवाज बनता है, गरीबी की बात करता है भारत, बेरोजगारी की बात करता है। लेकिन इन सब के साथ भारत वो राष्ट्र है जो विकासशील से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत कि यहाँ पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात हुई है, उस दौर में जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा हो, जहां पर इसराइल फिलिस्तीन युद्ध हो रहा हो, और भारत ने युद्ध को, मोदी जी ने अपने भाषण में युद्ध को लेकर भी कहा है कि इससे खाद्य संकट जो है खड़ा हो सकता है। तो दरअसल आप देखिएगा पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन संकट के बाद क्या हुआ है कि जो सूडान में अनाज जाता था वो सूडान में अनाज जाना बंद हो गया है और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो यूनिसेफ अनाज को भेज पाता था वह अनाज बाधित हो गया है। इसके एनवायरमेंट पर भी गंभीर प्रभाव पड़े। तो G20 में न केवल अर्थव्यवस्था पर बात होती है, गरीबी पर बात होती है, प्रवासन पर बात होती है, बेरोजगारी पर बात होती है, विकास के एजेंडे पर बात होती है, और इस सबके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, देश जो है वो सहस्त्राब्दी लक्ष्य की बात तो करते हैं, दुनिया में खुशहाली की तो बात करते हैं, लेकिन जब तक आप दुनिया के विकासशील, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े देशों में खुशहाली नहीं लाएंगे, तब तक आप दुनिया की बेहतरी की या दुनिया की खुशहाली की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो यह समिट बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी के बहुत बड़े संदेश है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में G20 गरीबों के बारे में भी सोचेगा, गरीबों की आवाज। तमाम वैश्विक मुद्दों पर G20 पर सभी की निगाहें रहती हैं कि G20 का रुख किस समस्या को लेकर क्या होगा। चाहे बात कर ली जाए आर्थिक व्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, ग्लोबली अर्थव्यवस्था को लेकर अगर बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ट्रैक पर लाया जाए, किस तरीके से तेजी से दौड़ाया जाए, या फिर बात यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, जो पर्यावरण में आज के समय में तेजी के साथ तब्दीली, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम जो वैश्विक समस्याएं हैं इनका हल G20 के पटल पर होता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर करें, जो एक वॉर जैसी स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, चाहे ईरान और इजराइल की अगर बात हम कर लें या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे गतिरोध की अगर बात कर ली जाए अलूने साहब, तो ये रोकने के लिए भी G20 का एक केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे में सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है वॉर पर
न्यूट्रलाइज करने को लेकर सभी को राय रखनी पड़ेगी G20 में। देखिए बसंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आप देखिएगा कि जो मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है उसके दो पार्ट हैं, एक चीन और रूस से जुड़ता है और दूसरा अमेरिका से जुड़ता है। तो वहां पर G20 की बैठक में बाइडेन भी थे और वहां पर शी जिनपिंग भी पहुंचे हैं। मतलब ये यदि दोनों नेता चाहे तो मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ शांति की बात जरूर कर रहा है लेकिन वो दूसरी तरफ इजराइल को हथियार भी दे रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान है उससे चाइना के रणनीतिक संबंध है और चाइना की वन बेल्ट वन परियोजना जो है वो मध्य पूर्व से होकर भी गुजर रही है। तो यदि चीन और अमेरिका जैसे देश गंभीरता से प्रयास करे तो इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान भी हो सकता है और वहां पर युद्ध भी रुक सकता है। दूसरी तरफ आप जब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जो है यूक्रेन पहुंचाई है और यूरोप जो है वो रूस के सामने खड़ा है। G20 में अफ्रीकी देश भी शामिल हुए, यूरोपियन संघ का भी प्रतिनिधित्व शामिल हुआ है, विश्व बैंक के लोग भी आए हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भी आई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दुनिया के वो सारे लोग शामिल हैं जो इस दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं, इस दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए जो पहल करना पड़ेगी वो बाइडेन को करना पड़ेगी, शी जिनपिंग को करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पहल भारत ने की है। भारत ने एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, एक शांतिप्रिय देश होने के नाते जब कोशिश की है कि कैसे मध्यस्थता के जरिए इस युद्ध को रोका जाए। तो इस समय यदि अमेरिका और चीन जैसे जो देश है या यूरोप युद्ध को रोकने के बारे में सोचता है तो इसका लाभ न केवल यूरोप या चीन या अमेरिका को होगा लेकिन इसका लाभ जो है पूरी दुनिया को होगा। और अंततः मोदी जी ने यही कहा है कि हमारे जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, वो पूरी दुनिया से है, क्योंकि जब तक दुनिया की बेहतरी नहीं होगी, दुनिया के हर नागरिक की बेहतरी नहीं होगी, तब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। बसंत जी, यहाँ पर ब्रह्मदीप अलूने साहब अगर बात करें चाइना के साथ भारत के रिश्तों की, तो अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में जो रिश्ते हैं वो जाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डिसलोकेशन यहाँ पर LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिली, उसके बाद हालांकि डी एक्सेलरेशन को लेकर थोड़ी गति धीमी देखने को मिल रही है चाइना की साइड की अगर मैं बात कर लूँ तो। लेकिन अलूने साहब, यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है वो महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र भारत के लिए भी और साथ ही G20 के समूह बाकी 20 देशों के लिए भी। देखिए वसंत जी, जो दुनिया की जो दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं वो साथ में है। मतलब दुनिया की बड़ी आबादी को ये दोनों देश जो है यह अपने यहाँ पर बड़ी आबादी रहती है। इन दोनों देशों के बीच जब भी तनाव होता है तो इसका प्रभाव वैश्विक मंच पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसका सरोकार अरबों लोगों से, करोड़ों से निकलकर अरबों तक पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह भी है कि इससे कहीं ना कहीं भारत भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना भूगोल नहीं बदल सकते। और रूस के जो शी जिनपिंग है उनको पुतिन यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि यदि आप भारत से तनाव में उलझे रहे तो उसका प्रभाव यह होगा कि अमेरिका, यूरोप जो है वो हिंद महासागर में आके सभी के हितों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल। तो G20 के मंच का उपयोग शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात के तौर पर निश्चित तौर पर हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही हाई प्रोफाइल मुलाकात होने वाली है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम तेजी से दोनों देशों की सेनाएं जो अपने अपने देशों में वापस लौटी है, तनाव खत्म हुआ है, तो इससे दक्षिण एशिया के साथ जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहां के देशों ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि इस बैठक में आपने एक बात और बसंत जी आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के दो ट्वीट हैं, एक इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का, दूसरे सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिलने का। और ये इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है ये दोनों जो है इसके हिंद महासागर में चाइना के साथ विवाद है। तो न केवल प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कूटनीतिक दबाव बनाकर चीन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम बातचीत की मेज पर कतई कमजोर नहीं है। बसंत जी, बिल्कुल। ब्रह्मदीप अलूने जी, रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से आज एक धमकी दी गई है, तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी से माना जा रहा है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे अगर नाटो देशों की तरफ से भी मिसाइल अटैक अगर हम पर होता है। उसमें यू को भी उसने कंक्लूड कर दिया कि अगर मिसाइल अटैक होता है तो इसे एक संयुक्त हमले के रूप में हम देखेंगे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे WMD भी कहा जाता है, उससे हमला हम करेंगे, क्योंकि G20 में कई देश ऐसे भी हैं जो का भी हिस्सा हैं। अब ऐसे में आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय स्थापित करना
रहना भी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रशिया का दो टूक माना जा रहा है इसे। देखिए बसंत जी, पुतिन जो है अधिनायकवादी जो लोग होते हैं वो बेलगाम होते हैं और पुतिन बेलगाम है। दुनिया इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि पुतिन रूस की रक्षा करने के लिए किसी हद जा सकते हैं, क्योंकि वो केजीबी के एजेंट भी रहे हैं और वो यूरोप से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके दौर में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। हाँ। अब जो पुतिन की धमकी वो इसलिए आई है क्योंकि अमेरिकी विमान जो है वो यूक्रेन को अंदर तक मार करने की इजाजत दे दी है। अब यहाँ पर पुतिन की धमकी इस कारण भी गंभीर लगती है क्योंकि अभी तक दुनिया में परमाणु हथियारों से निपटने का कोई भी मॉडल सामने नहीं आया है। यूरोप जो है वो हथियारों से, दूसरे हथियारों से तो निपट सकता है, लेकिन उसकी रूस की आणविक क्षमता से, उसकी आणविक मिसाइलों से अपनी रक्षा कैसे करेगा और इससे कोहराम मच सकता है। तो पुतिन का ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव G20 देशों में भी देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर बाइडेन आए हैं और बाइडेन ने जाते जाते यह एक जो कदम उठाया है, जो आक्रामक कदम उठाया है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब चूंकि बाइडेन जा रहे हैं और ट्रंप का प्रभाव अमेरिका में बढ़ने वाला है, ट्रंप आने वाले हैं, तो वो यूक्रेन को मिसाइल चलाने की इजाजत देंगे और यहाँ पर यूरोप जो है उसका भी दबाव पड़ेगा क्योंकि यदि यूरोप या नाटो इतने बेफिक्र या बेखौफ होते तो वो यूक्रेन को नाटो में अभी तक शामिल कर चुके होते। जाहिर सी बात है पुतिन से यूरोप डरता है, पुतिन से नाटो भी प्रभावित है और ऐसे में पुतिन की जो धमकी वो कारगर होती हुई दिख रही है और G20 में इस पर शी जिनपिंग के आने से बाइडेन और नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, उनके बीच इस पर संवाद जरूर होगा और पुतिन तक मोदी जी का मैसेज अवश्य जाएगा। बसंत जी बिल्कुल, क्योंकि G20 की अगर बात करें, ब्रह्मदीप अल्लूनी साहब, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं एक ऐसा ग्रुप 20 देशों का जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, जिसमें से हमारा देश भारत भी है। अब ऐसे में बात यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक समस्याओं, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या आज के समय में पूरी धरती के लिए बन चुकी है, पूरी पृथ्वी के लिए बन चुकी है। अब ऐसे में इन समस्याओं का जिक्र अगर करते हैं तो भारत के इंटरेस्ट की बात निकलकर सामने आती है कि भारत के इंटरेस्ट क्या है। वो बात अगर गतिरोध को लेकर, रशिया यूक्रेन गतिरोध को लेकर आप कर लें, ईरान इजराइल के गतिरोध को लेकर कर लें, क्योंकि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वैश्विक समस्या के रूप में ही आज के समय में रखी जा रही है, जो इतना बड़ा एक रीजनल वॉर आन खड़ी हुई है। बात यहां पर मध्य पूर्व की अगर मैं करूं, वहां पर ईरान और इजराइल एक दूसरे से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर बात कर ली जाए तो भारत के इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या इंटरेस्ट आज के समय में आप देखते हैं जो कि G20 के माध्यम से साधे जा सकते हैं? देखिए बसंत जी, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब भारत का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल इंटरेस्ट होगा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार आए, पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही जो है वो खत्म हो जाए। तो भारत का इंटरेस्ट सबसे पहले लोकतंत्र में, जितना लोकतंत्र कायम होगा दुनिया में उतनी शांति होगी। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण यह है कि जो युद्ध हो रहे हैं, युद्धों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, युद्धों से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और उससे भारत की जनता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यदि ये युद्ध रुकते हैं तो निश्चित तौर पर इससे भूमध्य सागर में जो आवागमन है वो ठीक तरीके से होगा। जो हुती जो आतंकवादी है वो जो ईरान के आसपास के समंदर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, वो निशाना नहीं बनाएंगे तो लोगों तक सामान सही भाव में और सही तरीके से पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ G20 में जो एक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, जलवायु परिवर्तन। देखिए, पर्यावरण को लेकर इस बात को विकसित देशों को समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कार्बन का उत्पादन तो वे करते हैं। हाँ। और वो दबाव किस पर बढ़ाते हैं? चीन और भारत पर बढ़ाते हैं। तो जब तक देश कार्बन उत्पादन को लेकर अपनी जवाबदेही नहीं समझेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में एनवायरमेंट जो है उसके खतरे बने रहेंगे और इससे कहीं पर सूखे का खतरा बढ़ता है, कहीं पर बाढ़ का खतरा बनता है। तो इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो जनता होती है वो ग्लोबल साउथ की जनता होती है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। ग्लोबल साउथ की आवाज है, इसका मतलब है कि भारत दुनिया के करोड़ों लोगों की आवाज है, भारत दुनिया के वंचित लोगों की आवाज है, भारत दुनिया के उन लोगों की आवाज है जहां पर गृह युद्ध भड़क रहा है और गृह युद्ध में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां की जो शासन व्यवस्था है वो नष्ट हो गई है। तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही खूबसूरती से गरीबी और भूखमरी का जो मुद्दा उठाया है वो एक ऐसा वैश्विक मुद्दा है
कि यदि उस समस्या से निजात पा लिया तो G20 जो है वो वास्तव में जो उसका उद्देश्य है दुनिया में खुशहाली का, उसमें G20 सफल हो जाएगा। ब्रह्मदीप अलूने साहब, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक स्वर्णिम छवि भारत की आज के समय में देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत का एक जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लिखा भी जाता है। अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए आज के समय में युद्ध के दौर की, तो आपको लगता है कि G20 के शिखर सम्मेलन में भी जो ब्राजील में आयोजित हो रहा है युद्ध के बीच में, गौतम बुद्ध के संदेश देने का काम भारत की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि तमाम दरमियान हमने देखा, तमाम बार हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेश यात्राओं पर तो युद्ध में बुद्ध को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है उनकी तरफ से। और भारत की एक छवि भी इसे लेकर है कि जो भारत है वो किसी एक देश की खुलकर समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में सभी के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद ज़्यादा अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने साहब, जानकारी आपने दी और इस चर्चा में आप शामिल हुए। तो अभी फिलहाल G20 शिखर सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्णता, भारत की अहमियत कितनी ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की राय, चाहे कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात कर ली जाए और वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर, तो भारत की राय आज अपने आप में एक वजन रखती है। तो